लेट्स रिवाइज बायोमोलिक्यूल्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें लिविंग टिश्यू, नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंस क्या है? कार्बन हाइड्रोजन का रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन इन अर्थ क्रस्ट। किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए हमें केमिकल एनालिसिस करना होता है, जहाँ पे हम लिविंग टिश्यू लेते हैं, चाहे वेजिटेबल चाहे पीस ऑफ लिवर, उसे ग्राइंड किया जाता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3C OH में यूजिंग अ मोर्टर और पेसल, और उसे स्ट्रेन किया जाता है चीज़ क्लॉथ या कॉटन की हेल्प से। हमें एक पोर्शन मिलता है जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं, एसिड सोल्यूबल जो नीचे आता है, और सेकंड जो होता है इरिटेंटेड या एसिड इनसोल्यूबल जो ऊपर रह जाता है। हजारों केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में। अगर हम बात करें एनालिटिकल टेक्निक की, तो उससे हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साथ में जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, वो सारे कार्बन कंपाउंड जो हम लिविंग टिश्यू से प्राप्त करते हैं उसे बायोमोलिक्यूल कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इनऑर्गेनिक चीज़ें भी तो प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम पता करते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड से, जहाँ पे एक लिविंग टिश्यू को वेट कर लेते हैं तो वो वेट आता है, मतलब इसमें H2O है, फिर उसे सुखा लेते हैं तो हमें ड्राई वेट देखने को मिलता है। फिर टिश्यू को फुली बर्न किया जाता है, जिससे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर गैसेस फॉर्म ले लेता है, CO2 और वाटर वेपर ले लेता है। फिर ये ऐश का फॉर्मेशन करता है। इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ये है कि NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट प्रेजेंट होता है। एलिमेंटल एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और अगर हम कंपाउंड के एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला, जहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीज़ें अर्थ क्रस्ट में कम होती है और ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की बात करें तो ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होता है और ह्यूमन बॉडी में कम होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि अमीनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप का मतलब क्या है? COOH ग्रुप है, सेम कार्बन पे अल्फा कार्बन, इसीलिए इसे अल्फा अमीनो एसिड कह रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप। आर ग्रुप का नेचर डिसाइड करता है कि किस तरह का अमीनो एसिड होगा। प्रोटीन बेसिकली 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। आर ग्रुप, अगर हाइड्रोजन होगा तो उस अमीनो एसिड को ग्लाइसिन कहेंगे, मिथाइल होगा तो एलेनाइन कहेंगे, हाइड्रोक्सिल मिथाइल होगा तो सेरिन कहेंगे। नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड एसिडिक हो सकता है, तो ग्लूटामिक एसिड है एग्जाम्पल, बेसिक में लाइसिन है एग्जाम्पल, न्यूट्रल में वेलाइन एग्जाम्पल। एरोमेटिक अमीनो एसिड भी हो सकता है, टायरोसिन, फिलाइड, एलानिन, ट्रिप्टोफैन। आयोनाइजेबल नेचर होता है NH2COOH ग्रुप का, इसीलिए अलग अलग pH वाले सोल्यूशन में जो स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का वो चेंज हो जाता है। ज़्यूटेराइम फॉर्म ये है जहाँ पे प्लस और माइनस एक ही कंपाउंड में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं लिपिड्स के। लिपिड का होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिपिड फैटी एसिड एक सिंपल लिपिड होता है जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप के साथ अटैच होता है। आर ग्रुप एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है। एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग COOH वाला कार्बन। अराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल वाला कार्बन। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो सकता है। सिंपल लिपिड दूसरी अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल होता है विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। कई लिपिड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड साथ में प्रेजेंट होते हैं। एस्टेरिफाइड मोनोग्लिसरॉल होता है जब एक फैटी एसिड होता है, डाइग्लिसराइड यानी कि 2 फैटी एसिड। इन्हें फैट और ऑयल कहते हैं बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है जैसे जिंजली ऑयल, तिल का तेल। फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, उन्हें फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। लेसिथिन एक एग्जांपल है। कुछ टिश्यूज होते हैं जैसे न्यूरल टिश्यू, उसमें लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। अगर ये शुगर के साथ अटैच है तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और अगर फॉस्फेट भी आ गया एस्टरीफाइड टू द शुगर तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। एडिनोसिन, ग्वानोसिन ये सारे न्यूक्लियोसाइड, और एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स केवल प्रेजेंट होते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्राइमरी मेटाबोलाइट की तो उसमें अमीनो एसिड, शुगर आता है, इसे हम मेटाबोलाइट्स कह रहे हैं। ये इनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, नोन रोल होते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन हज़ारों ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा होते हैं, वो प्लांट, फंगस और माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कलॉइड्स में क्या है, मॉर्फिन और कोऑर्डिनेट। पिगमेंट्स में क्या, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन। टर्पिन में मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन। एसेंशियल ऑयल में ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में क्या है, तार, एब्रिन, राइसिन। लैक्टिन में क्या है, कॉर्न, कैनावेलिन। ड्रग्स में क्या है, विंड ब्लास्टिंग, कर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम्स और सेलुलोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। बायोमैक्रोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि एसी सोल्युबल पुल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 18 से 800 डाल्टन के बीच के मॉलिक्यूलर वेट वाले केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनसॉल्युबल की बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्टाइड और लिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड का एक्सेप्शन छोड़ के 10,000 डाल्टन और एबव वाले जो होते हैं उन्हें बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखा है कि लेस देन 1000 अगर डाल्टन है
तो उसे माइक्रोमोलिक्यूल या फिर बायोमोलिक्यूल कहेंगे, और अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसे एसिड इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। लिपिड जो होते हैं उनका मोलिकुलर वेट 800 से भी कम होता है, तो उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कंसिडर किया जाता है? तो इसलिए कंसिडर किया जाता है कि अगर हम जब किसी टिश्यू को ब्रेक करते हैं तो उसके साथ सेल स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो टुकड़ों में टूट जाता है, वो वेसिकल बनाता है और वेसिकल ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, इसीलिए सेपरेट हो जाता है अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पुल। तो इसीलिए लिपिड को स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कंसिडर किया जाता है। एसिड सोल्यूबल पुल में रफली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन होता है और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल मिला के एसिड इनसॉल्युबल बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर 70 to 90% होता है सेल में, प्रोटीन 10 to 15% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2% होता है और आयरन 1%। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है, यहाँ पे लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। प्रोटीन हमेशा ही हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर कभी नहीं होता। यहाँ पे दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वाला जो होता है हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है, ये डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं, लेना पड़ता है, और जो नॉन एसेंशियल होता है वो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। प्रोटीन अलग अलग काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ता है, कुछ हार्मोन की तरह काम करता है, कुछ एंजाइम की तरह। ये इंपॉर्टेंट है। कोलेजन जो है एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट में काम करता है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन में हेल्प करता है, ग्लूट4 क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर हम बात करें कोलेजन की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट अबंडेंट होता है एनिमल वर्ल्ड में, और रुबिस्को इसका फॉर्मूला रैब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें, पॉलीसेक्राइड बेसिकली थ्रेड होता है जिसमें कि मोनोसेक्राइड एज बिल्डिंग ब्लॉक प्रेजेंट होता है। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज में केवल एक तरह का मोनोसेक्राइड विच इज ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर होता है। अगर स्टार्च की बात करें, स्टार्च स्टोर हाउस होता है एनर्जी का प्लांट टिश्यू में, और एनिमल में बात करें तो सेम ग्लाइकोजन होता है। इन्यूलिन क्या होता है, पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉलीसेक्राइड चेन में क्या होता है, राइट हैंड रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट हैंड जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए वो I2 को होल्ड कर सकता है, और सेलुलोज कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं बनाते, इसीलिए वो I2 को होल्ड नहीं कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, पेपर प्लांट पल्प से जो बना होता है, और जो कॉटन फाइबर होते हैं वो सेलुलोजिक नेचर के होते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोसामीन एन एसिटिल गैलेक्टोसोअमीन। जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का, वो काइटिन का बना होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है और मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। एडेनाइन ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और जो बचा हुआ है वो पिरिमिडिन होता है, शुगर के साथ अटैच होता है, इसकी हमने बात की थी। प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि बताता है कि पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा अमीनो एसिड पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। एक प्रोटीन को अगर लाइन की तरह कंसिडर करें तो जो लेफ्ट हैंड है वो पहला अमीनो एसिड बताएगा और राइट हैंड लास्ट अमीनो एसिड बताएगा। पहले अमीनो एसिड को हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं, और जो सी वाला लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है। कुछ ही पोर्शन होता है अमीनो एसिड का जो कि हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है, और ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व होते हैं। अदर रीजन फोल्ड होता है अदर फॉर्म में, तो उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्ड हो जाए अपन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल, तो उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। वो 3D व्यू देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो ये है सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स है और साथ में बीटा प्लीटेड है। टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। The manner in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other is the architecture of quaternary structure. Adult human hemoglobin जो है उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। एंजाइम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एंजाइम प्रोटीन होता है, ऑलमोस्ट बोला है। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। एंजाइम का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस क्रॉस हो जाता है चेन और क्रेविसेस बनाता है, पॉकेट्स बनाता है, उसे एक्टिव साइट कहते हैं। इन्हीं क्रेविसेस में सबस्ट्रेट फिट होता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वो एफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे वर्क कर लेता है, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं उनके एंजाइम्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं, जैसे थर्मस एक्वेटिकस। फिजिकल चेंज में क्या होता है, केवल शेप का चेंज होता है, बॉन्ड्स टूटते नहीं है, चेंज इन स्टेट होता है। लेकिन केमिकल चेंज में आपका बॉन्ड भी टूट जाता है। अगर इसकी बात करें, ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च है वो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ फिजिकल केमिकल प्रोसेस वो बताता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है पर यूनिट टाइम। रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो। ये इंपॉर्टेंट है कि रेट डबल या इंक्रीज हो जाता है बाय हाफ से अगर 10 डिग्री का चेंज है किसी भी डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहाँ पे देखो अगर एंजाइम नहीं है तो 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर आवर,
लेकिन अगर साइटोप्लाज्म के कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इस्तेमाल किया जाए तो 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगते हैं हर सेकंड, यानी कि ये रेट जो है 10 मिलियन टाइम बढ़ जाता है केवल एंजाइम का यूज़ करके। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, ईच ऑफ स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, उसे मेटाबॉलिक पाथवे कह रहे हैं। अगर ये है, ये मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ पे 10 डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ किया जा रहा है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में। स्केलेटल मसल में क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है और नॉर्मल कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है। ईस्ट में क्या होता है, जब फर्मेंटेशन होता है तो सेम पाथवे से हमारा इथेनॉल बनता है, यानी कि डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। केमिकल जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, बेसिकली वो सबस्ट्रेट कहलाता है, एस से पी बनता है। अब एक पूरा प्रोसेस होता है जो पीछे है, मतलब नेक्स्ट लाइन में कई अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं स्टेबल, और प्रोडक्ट के बीच में वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। पी अगर लोअर लेवल पे है देन एस, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। बेसिकली क्या है, पी माइनस एस इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विदाउट एंजाइम देखो इतना एक्टिवेशन एनर्जी, और विथ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम हो गया। तो एंजाइम का काम यही होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करने का काम करता है। नेचर ऑफ एंजाइम रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ E+S, फिर वो बाइंड होके ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। EX कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एंजाइम को ऑल्टर करा देता है, उसकी शेप को। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है सबस्ट्रेट के, और वो प्रोडक्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के लिए वो तैयार हो जाता है। एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो सकती है अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए। हाईएस्ट एक्टिविटी पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। डिक्लाइन हो जाता है अगर इससे आगे गया या नीचे गया। टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो उससे एंजाइम प्रिजर्व हो जाता है, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है हीट की वजह से। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाता है तो वेलोसिटी एंजाइमेटिक रिएक्शन की पहले बढ़ती है, उसके बाद वो एक्सीड नहीं करती। क्यों नहीं एक्सीड करती, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स फ्यूअर है तो सैचुरेशन हो जा रहा है। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम सेंसिटिव होता है अगर कोई दूसरा केमिकल प्रेजेंट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे पैराबोलिक, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। दूसरा केमिकल आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। अगर वो क्लोजली रिजेंबल कर रहा है सबस्ट्रेट को तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से जो एंजाइम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सक्सिनिक एसिड का इनहिबिशन हो जाता है जब मेलोनेट आ जाता है। मेलोनेट जो होता है सक्सिनेट जैसा दिखता है, इसीलिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस अच्छे से काम नहीं कर पाता। ऑफन यूज़ किया जाता है एज अ बैक्टीरियल पैथोजन। 1000 ऑफ एंजाइम होते हैं जिसे डिस्कवर किया गया। 6 क्लासेस होते हैं, हर क्लास का 4 से 13 सब क्लासेस होते हैं। 4 डिजिट नंबर से इसे नेमिंग किया जाता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होता है ऑक्सीडो रिडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर करता है ग्रुप को इन दोनों के बीच। हाइड्रोलेज जो होता है हाइड्रोलिसिस करता है एस्टर एथर पेप्टाइड इन सारे बॉन्ड्स का। लाइएज जो होता है ग्रुप रिमूव करता है सबस्ट्रेट से अदर देन हाइड्रोलिसिस, जिससे क्या होता है केवल डबल ग्रुप देखने को यहाँ पे मिलता है। आइसोमरेज जो होता है इंटर कन्वर्जन कराता है ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक इन चीज़ों का। लाइगेज लिंक करने का काम करता है दो कंपाउंड को। कोफैक्टर की बात करें तो हमारा जो एंजाइम होता है उसके साथ नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, और ये एंजाइम से जुड़ा होता है। एंजाइम की कैटालिटिक पावर को एनहांस करने का काम करता है। प्रोटीन पोर्शन को एपो एंजाइम कहते हैं। 3 तरह की कोफैक्टर प्रेजेंट होता है। पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंडेड होता है। जैसे पेरोक्सीडेज और कैटलेज में बात करें तो ये जो एंजाइम होते हैं ये बेसिकली कोफैक्टर होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। हीम भी क्या होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। को एंजाइम की बात करें इनका एसोसिएशन एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंट होता है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट को एंजाइम्स के जो होते हैं वो बेसिकली विटामिन होते हैं। जैसे अगर हम निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करो, NADP की बात करें तो इसमें विटामिन नायासिन होता है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो एंजाइम होते हैं कुछ वो मेटल आयन के हेल्प से वर्क करते हैं। मेटल आयन जो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइट के साथ और सबस्ट्रेट के साथ भी। जैसे जिंक जो होता है वो कोफैक्टर होता है प्रोटीयोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए। तो कैटालिटिक एक्टिविटी अगर लॉस्ट हो जाए तो कोफैक्टर जब रिमूव हो जाए तो कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। सो या दैट इज़ इट। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ इट वॉज हेल्पफुल टू यू इन एनी वे, और प्लेलिस्ट देखो डिस्क्रिप्शन में है।